ये मैंने आपसे बहुत सुना है कि आप मतलब स्टार गोदियों में खेलती थी, एक गोदी से दूसरी गोदी, चाहे वो नरगिस जी की हो या फिर मनोज कुमार साहब के तरफ से प्यार हो या दिलीप साहब की तरफ से प्यार नहीं, हो। मनोज कुमार मेरे से ज्यादा बड़े नहीं है। अच्छा। तो इसलिए उनकी गोदी का सवाल ही पैदा नहीं होता। दो बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा, राजू देख मेरा बंगला कितना बड़ा है, तेरे बंगले से भी बड़ा है। बोले हाँ है, मानता हूँ। फिर दूसरे ने कहा, राजू देख मेरे घर का स्विमिंग पूल तेरे घर के स्विमिंग पूल से कितना साफ, बड़ा और अच्छा है। राजू ने कहा, हाँ मानता हूँ, बिल्कुल ठीक है, तो क्या। फिर उसने कहा, राजू मेरी माँ तेरी माँ से ज्यादा खूबसूरत है। बोले हाँ, ये तो मेरा डैडी भी दिन रात बोलता रहता है। एक शेर याद आ रहा है बस, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। If there is one person who defies age, okay, क्योंकि age जो है it's just a number, इनको देख के पता चलता है because youth जो होती है इनमें कूट कूट के भरी हुई है और किसी से कैसे बात करे भैया हमने इन्हीं से सीखा है, चाहे वो एक इंटरव्यू हो या फिर अपने आसपास के लोगों से भी। I'm really proud to say 91.9 FM रेडियो नशा पर please put your hands together and welcome तबस्सुम जी। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने ये कह दिया कि सबसे छोटी उम्र में जो है, तो वो वाकई थी, लेकिन आज से 70 साल पहले थी छोटी। अभी भी है? अभी भी हूँ, बिल्कुल। तो इस बात पे तो मुझे अपना एक शेर याद आ रहा है। अरे इरशाद। उम्र का बढ़ना तो दस्तूर जहाँ है, उम्र का बढ़ना तो दस्तूर जहाँ है, महसूस ना करो तो बुढ़ापा कहाँ है। क्या बात है, क्या बात है। इसीलिए मैंने कहा द यंगेस्ट एवर। इतने इंटरव्यूज आपने किए हैं अपनी लाइफ में, दिग्गजों के साथ बैठी हैं, उठी हैं और उनके साथ आपने कितनी बातें की हैं। आपकी बदौलत पूरे रेडियो स्टेशन चल रहे हैं यहाँ पर। अरे 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 आपके इंटरव्यूज की बदौलत आज भी हम जान पा रहे हैं कुछ ऐसी स्टोरीज इतने लेजेंड्स की, चाहे वो संजीव कुमार साहब की कहानी हो, चाहे वो बच्चन साहब की कहानी हो। वो इंटरव्यू जो आपने आर.डी. बर्मन के साथ उनके म्यूजिक रूम में बैठ के किया था, जहाँ पर आपने शुरुआत की थी ये कह के कि आर.डी. बर्मन से मिलते हैं, लेकिन वो कहाँ है वो। और फिर वो आते हैं आपका एक गिफ्ट लेकर। हाँ, तो इतने सारे इंटरव्यूज आपने किए। और अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जब मैं ये पूछ रही थी कहाँ है वो, तो वो उस वक्त आशा ताई के साथ फ्राई फिश देख रहे थे कि कैसे बना रही हैं वो। बाय गॉड, उस दिन मैं भूल नहीं सकती हूँ जो उन्होंने मुझे खाने खिलाए हैं। माछेर झोल खिलाया है, पंचफोड़न का जो तड़के दे दे के एक खास बंगाली डिश होती है वो खिलाई है। हाय हाय हाय। रेडियो से बात शुरू करते हैं। आप वो वन ऑफ द फ्यू प्रेजेंटर्स हैं जिन्होंने इतने सारे मीडियम्स को लांग कर इन्हें पार किया है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि रेडियो पे मैं उस वक्त आई जब बांकड़ों में हुआ करता था रेडियो स्टेशन, आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, और उसके पहले जो डायरेक्टर थे वो बुखारी साहब थे। तो मेरी मम्मी जो थी एक प्रोग्राम किया करती थी, नारी जगत, आप रिसर्च करोगे तो पता चलेगा, वो बड़ा फेमस था। तो जब मैं उनके साथ जाती थी तो पटर पटर बोलती थी। तो वहाँ के जब अथॉरिटीज़ ने मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि तबस्सुम छोटी सी है, 2.5-3 साल की हूँ मैं, लेकिन बोलने में बड़ी तेज़ थी। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र कर दिया कि एक बच्चों का प्रोग्राम इस बच्चे से करवाया जाए। तो बस क्या बात थी। तो वो मैं बच्चों का प्रोग्राम करती थी 1947 में, और उसका नाम था फुलवारी। और बच्चों से मैं इंटरव्यू भी लेती थी, उनसे बातें भी करती थी, जोक्स भी सुनाती थी, सुनती थी, शायरी भी करती थी, करवाती थी। और तुम्हें एक काम की बात बताऊं, ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से एक इंडियन लिसनर मैगज़ीन निकलता था हर महीने, और उस महीने में पूरे महीने भर जो ब्रॉडकास्ट होने वाली चीज़ें थी वो सब छापी जाती थी। और 1948 का वो लिसनर मेरे पास है और उसके कवर पेज पे मेरी फ़ोटो है। 1948 पे 48 में कवर फोटो थी मेरी ऑल इंडिया रेडियो के इंडियन लिसनर पे। तो वो सिलसिला मैंने शुरू कर दिया रेडियो पे। तो 1948 में मैं रेडियो की सुपरस्टार थी। अभी भी है। आपको ये खिताब जो है आपके साथ हमेशा जुड़ा रहा है कि तबस्सुम ये तो बच्ची है। सीक्रेट क्या है टू स्टे यंग? अरे इस बात से मुझे एक बात और याद आ गई। अब तो मैं बच्ची नहीं रही हूँ, मेरी 2 जवान पोतियां हैं, ग्रैंड मदर बन गई हूँ हैं। और आज भी जब मैं कहीं जाती हूँ और लोग मुझे अवार्ड देते हैं, मोमेंटो देते हैं, तो उस पे लिखा हुआ होता है क्या
नहीं, एक मिनट, हाँ, उस पे मोमेंटो पे लिखा हुआ होता है कि ये अवार्ड सीनियर सिटीजन बेबी तबस्सुम सीनियर सिटीजन बेबी तबस्सुम के नाम पे मिलता है मुझे। तो वो बेबी तबस्सुम ने मेरा पीछा आज तक छोड़ा ही नहीं। और इसकी वजह बताऊं तो मैं 1946 में मैंने पहली फिल्म साइन की थी जो 47 में रिलीज हो गई थी, नरगिस जी की शायद वो तीसरी या चौथी फिल्म थी और मेरी पहली फिल्म थी। फिल्म का नाम भी नरगिस था, हीरोइन भी नरगिस थी और मैंने उनकी छोटी बहन का रोल किया। बहुत प्यार मोहब्बत चलता था। और उसके बाद ओवरनाइट मुझे इतनी पब्लिसिटी मिली कि चारों तरफ बेबी तबस्सुम छा गई। खास तौर पे बाबू राव पटेल जो थे एडिटर फिल्म इंडिया के, जो बाद में मदर इंडिया बन गया था, सुशीला रानी पटेल के पति, उनको भीष्म पितामह कहते हैं जर्नलिस्टों में। तो उन्होंने लिख दिया था कि तबस्सुम जैसा सुपरस्टार ना कोई बड़ा हीरो है ना बड़ी हीरोइन है। और वो छपा जब, तो लोगों ने देखा और उसके बाद मैंने भी ये महसूस किया, मेरे माँ बाप ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि जहाँ जहाँ जिन जिन फिल्मों की पब्लिसिटी आ रही थी, उसके बाद मैंने नरगिस के बाद किया जोगन में, दीदार में, बैजू बावरा में, तो सब जगह बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ एंड में मेरा नाम आता था। दीदार में नरगिस, दिलीप कुमार, अशोक कुमार एंड बेबी तबस्सुम। बाहर में करण देवान, प्राण, वैजयंती माला की पहली फिल्म थी वो और मेरी 18वीं फिल्म थी, एंड बेबी तबस्सुम। तो मैं ये समझती थी कि मेरे नाम का हिस्सा बन गया है। तो जब मुझसे कोई पूछता था कि बेटा आपका नाम क्या है, तो इतरा के कहती थी एंड बेबी तबस्सुम। अमेजिंग। ऑफ कोर्स वो बेबी जो है वो आगे चलकर स्कूल भी गई। नहीं, अभी मैंने तुम्हारे जवाब नहीं दिया पूरे सवाल का। अभी पंडित नेहरू वाली बात आ रही थी ना। जी हाँ। तो पंडित नेहरू से जब मैं पहली दफे मिली तो बच्चों की तरफ से मैंने उन्हें गुलदस्ता दिया था। ईयर मुझे याद नहीं है लेकिन बहुत छोटी सी थी मैं, और मैंने गुलदस्ता दिया और उनके तारीफ में उनके लिए कुछ 2-3 शब्द बोले और वो मुझसे इतने ज़्यादा खुश हुए कि उन्होंने अपना गुलाब का फूल निकाल के मुझे दिया जो उनके हमेशा लगा रहता था। और रोहिणी, आपको बड़ी हैरत होगी कि वो गुलाब का फूल मैंने इतना संभाल के रखा। हमेशा किताबों में जैसे रखते हैं ना मोहब्बत करने वालों के फूल, तो मैंने वो फूल सुखा के रखा। आज तक वो फूल मेरे पास है। क्या बात है। और उन्होंने ये कहा था कि एंड विथ, हाँ, जब कहा गया ना तो उन्होंने मुझे छेड़ते हुए कहा था, ये अच्छी तरह याददाश्त बहुत अच्छी है यार मेरी, मैं भेजे खाती थी बहुत, लोगों के नहीं बकरे के। तो उन्होंने ये कहा था कि तबस्सुम, तुम्हारा नाम तबस्सुम है ना, एंड बेबी तबस्सुम। बस तो फिर तो मुझे ऐसा लगा कि इससे बड़ा अवार्ड और रिवॉर्ड मेरे लिए हो नहीं सकता। क्या बात है। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक ये वाला जो खिताब है वो आपके अंदर कहीं ना कहीं इंटरनलाइज हो गया और आपने कहा कि ये तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल नहीं। और अगर किताब गुम गई, फूल हो गया, तो भी उसकी महक जो है वो हमेशा मेरे दिमाग को महकाती रहेगी। ये मैंने आपसे बहुत सुना है कि आप मतलब स्टार गोदियों में खेलती थी, एक गोदी से दूसरी गोदी, चाहे वो नरगिस जी की हो या फिर मनोज कुमार साहब के तरफ से प्यार हो या दिलीप साहब की तरफ से प्यार नहीं, हो। मनोज कुमार मेरे से ज्यादा बड़े नहीं है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए उनकी गोदी का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन बाकी जो उम्र में मुझसे 20-22 साल बड़े थे, ये फैक्ट है कि उनकी गोदों में मैं खेली हूँ। और मैं यहाँ पे रोहानी तुम्हें बताना चाहती हूँ कि आधी फिल्म इंडस्ट्री वो है जिसकी गोदों में मैं खेली हूँ। उससे सीनियर हस्तियाँ वो शुरू हो जाते हैं शाहनवाज से, नवाब साहब से, जो अशोक कुमार से भी सीनियर जनरेशन के हीरोज थे, उनके साथ से पृथ्वीराज कपूर के साथ, तो उनके साथ उनकी गोदियों में मैं खेली हूँ। उसके बाद ये दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद ऑफ कोर्स हैं। और उसके बाद आधी जनरेशन वो है जो मेरी गोदों में खेली है, जिसमें ये तीनों चारों खान आ जाते हैं, संजय दत्त आ जाते हैं, आजकल की हीरोइंस आ जाती हैं। तो इसलिए मुझे एक बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा इस बात का रहा है कि हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को 100 साल हो गए हैं और इन 100 सालों में, जैसा कि मैंने कहा, आधे वो हैं जिनकी गोदों में मैं खेली हूँ और आधे वो हैं यंगर जनरेशन के जो मेरी गोदों में खेले। तो उनको अपनी बातें इतनी याद नहीं हैं जो मुझे याद हैं। मेरे लिसनर्स जो हैं वो आपके बहुत फैन हैं और वो अगर वो आपको उस वक्त पर सुना करते थे जब आप जोक सुनाती थी, कितना अच्छा होगा कि आज इतने सालों बाद रेडियो नशा पर आप फिर से वही दौर लाए, एक जोक सुनाए। बनता है कि नहीं? हजारों जोक हैं, उनमें से इमरजेंसी में जो जोक याद आ गया छोटा सा एक, वो मैं सुना देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे नोटी
जोक्स नहीं चलेंगे हैं, तो इसलिए बहुत ही उबला सुबला प्यारा सा, लेकिन उसमें नमक काली मिर्च भुड़की हुई है हैं? दो बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा, राजू देख मेरा बंगला कितना बड़ा है, तेरे बंगले से भी बड़ा है। बोले हाँ है, मानता हूँ। फिर दूसरे ने कहा, राजू देख मेरे घर का स्विमिंग पूल तेरे घर के स्विमिंग पूल से कितना साफ, बड़ा और अच्छा है। राजू ने कहा, हाँ मानता हूँ, बिल्कुल ठीक है, तो क्या। फिर उसने कहा, राजू मेरी माँ तेरी माँ से ज्यादा खूबसूरत है। बोले हाँ, ये तो मेरा डैडी भी दिन रात बोलता रहता है। मुझे उस वक्त बड़ी तकलीफ हुई कि मैंने अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी, अपनी आँखों का अरक निकाल निकाल के किताबें लिखी, और वो किताबें एक नहीं बिकी। 15-20 हज़ार किताबें थी, सब लोग ले गए मुफ्त में। वहाँ तक तो ठीक था, चलो भाई हंस रहे थे, हंसा रहे थे। उसके बाद उसका इस्तेमाल शुरू हो गया फिल्मों में भी। जहाँ देखा कि यहाँ पे स्क्रिप्ट पे एक जोक चाहिए, निकालो तबस्सुम की किताब। रेडियो पे निकालो तबस्सुम की किताब। यहाँ तक कि टेलीविज़न पे कुछ कॉमेडी करनी है, निकालो तबस्सुम की किताब। तो रोहिणी, मैं आपको बताऊं, नौशाद साहब से मेरा बड़ा गहरा रिश्ता है, बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता। वो हमारे पड़ोस में रहते थे और हम सुबह मॉर्निंग वॉक किया करते थे साथ में, और वहाँ से फिर वॉक करके हम जाते थे, उनके घर में हम नाश्ता करते थे। तो एक दिन मैं थोड़ी अफसरदा थी, गमगीन थी, तो उन्होंने कहा, क्या बात है, मेरी गौरी बैजू बावरा में मैंने छोटी मीना कुमारी का रोल किया था और नौशाद साहब की म्यूज़िक थी, तो मेरी गौरी आज इतनी उदास क्यों है, मेरे बचपन के दिन भुलाना देने वाली छोटी नरगिस इतनी उदास क्यों है। मैंने कहा, नौशाद साहब मैं क्या बताऊं, बहुत तकलीफ़ में आ गई हूँ मैं। चलिए बता तो सही क्या हुआ। मैंने कहा, जोक्स की किताब लिखी है मैंने, किताबें लिखी हैं और लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और ना तो वो कर्टसी तबस्सुम देते हैं या छोटा मोटा कोई चेक भिजवाते हैं रॉयल्टी का, तो इसलिए बड़ी तकलीफ़ में हूँ। फिर उन्होंने मुझे एक पर्शियन का शेर सुनाया। अब ये मेरी बदकिस्मती है कि मेरी माँ पर्शियन की स्कॉलर थी और मैंने उनसे पर्शियन नहीं सीखी, फिर भी थोड़ी बहुत। वो सुनाया, खूब कमाओ पैसा हीरा मोती, अरे खूब कमाओ पैसा हीरा मोती, पर याद रखो कफन में जेब नहीं होती। क्या बात तो है, बेटा तो तू मेरे- मुस्कुराते बात रही है, बांटती रहे, तुझे पैसा मिले ना मिले, नाम मिले ना मिले। अरे तू छोटी सी थी 3 साल की, तो तुझे इज्जत भी मिली, शोहरत भी मिली, दौलत भी मिली। अब तू इसको लेके क्या करेगी, बहुत है तेरे पास, इससे ज्यादा तू क्या चाहती है। उसके बाद से अब मेरी कोई भी बोली हुई बात, मेरा कोई भी बोला हुआ किस्सा, मेरा कोई भी सुनाया हुआ जोक अगर लोग इस्तेमाल करते हैं तो मैं खुश होती हूँ। So sweet। नरगिस जी के बारे में आपकी बहुत सारी कहानियां हैं, हमने बहुत बार आप ही के शोज में सुना है, लेकिन आज जब आप आंखें बंद करती हैं तो आपको कौन सा किस्सा याद आता है? मुझे बहुत सारे किस्से याद आते हैं। मैं शूटिंग कर रही थी, इंटरव्यू उनका ले रही थी, और इंटरव्यू लेते लेते मैंने उनसे एक सवाल किया कि आपा जी, मदर इंडिया में दत्त साहब ने आपके बेटे का रोल किया था, आपने उनकी माँ का रोल किया था, उसके बाद आप दोनों ने शादी कर ली, कैसे? मुझे थप्पड़ दिखाया उन्होंने पहले तो, और फिर कहा इस सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगी, पहले वो ज़रा सीन दिखाओ। एक सीन दिखाया जोगन का, मैं उनकी गोद में जाके बैठती हूँ, कुछ बातें होती हैं, फिर मैं उठ के चली जाती हूँ। तो नरगिस आपा कहने लगी, जब ये आई थी मेरी गोद में बैठी थी, मुझसे बातें कर रही थी, और जब उठ के गई तो मेरी साड़ी गीली थी। और अब बताओ कि यही बच्ची आज मुझसे मेरे रोमांस के बारे में पूछ रही है, क्या बोलूं? चल तू चल, घर चल, तेरी पिटाई करूंगी। Oh my God। Of course बच्चन साहब के साथ ये जो आपने कहा था कि अगर वो नहीं होते तो आप जिंदा नहीं होती, ये वाली बात हमने आपसे कई बार सुना है। हाँ। लेकिन आज इतने साल बाद वो जो फीलिंग है बच्चन साहब के लिए, ये पहली बार आपको कब लगा था कि ये सुपरस्टार है? भैया एक बात मैं तुम्हें बताऊं, जो सुपरस्टार होता है ना, उसके अंदर से कुछ शुआएं तो निकलती हैं, चाहे वो कला की हो, चाहे वो नॉलेज की हो, चाहे वो अच्छी इंसानियत की हो। और बच्चन साहब के साथ मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने बहुत सारे लाइव शोज़ किए, और न सिर्फ हिंदुस्तान में किए बल्कि पूरी दुनिया में घूम घूम के किए। और जब पूरी दुनिया में लोग साथ में टूर करते हैं तो साथ में वक्त गुजारने का बहुत मौका मिलता है, और उस वक्त फ़ौरन पता चल जाता है कि ये इंसान जो है किस लेवल का है। और बच्चन साहब के बारे में जो आज उन्हें मकाम हासिल है, देश के मैन ऑफ द मिलेनियम हैं, ये ऐसे ही नहीं मिला, कुछ ना कुछ तो अच्छाइयाँ हैं। उनकी सारी अच्छाइयाँ तो लोगों के सामने उजागर हैं, वो कैसे कलाकार हैं, कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, इंसान कैसे हैं, इसका अंदाज़ा मुझे उसी वक्त हुआ था जब मैं चिल्ला रही थी। मेरे पैर में पहला फ्रैक्चर हुआ था और व्हील चेयर पर मैं शो कर रही थी, अचानक स्टैम्पीड हो गया
और उसके बाद मैं चिल्लाती रही, कोई नहीं आया। वो आए और उन्होंने मेरी कुर्सी को ले जाके एकदम सेफ जगह पे रखा। तब मुझे लगा कि वाकई रियल लाइफ हीरो। क्या बात। बहुत ज़बरदस्त, और उन्होंने एक मज़ेदार बात अभी रिसेंटली भी मुझसे की थी, पता नहीं किसी फंक्शन में मिले थे और कहने लगे थे, तबस्सुम हम तुम्हारी क्यों ना इज्जत करें। मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता, आप इतने मुझे मान देते हैं, सम्मान देते हैं। बोले क्यों ना इज्जत करें भैया, हमें तो अभी फिल्म लाइन में 45 साल हुए हैं और तुमको तो टेलीविज़न पे 45 साल हो गए। और टेलीविज़न की पहली जो गोल्डन जुबली होगी 50 साल, वो सिर्फ तबस्सुम की होगी हिंदुस्तान में, पहली गोल्डन जुबली। दिलीप साहब या यूसुफ साहब, आपका उनका रिश्ता जो है, ये लोग कहते हैं कि दे ऑलमोस्ट जेलस ऑफ यू, कहते हैं कि यार ये होता है बॉन्डिंग बिटवीन टू पीपल। ऐसा क्यों है? ऐसा जो है उसकी वजह ज़रा ऊपर से चली आ रही है। दिलीप साहब की जो सबसे बड़ी बहन थी सकीना आपा, वो मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा दोस्त थी और बहुत ज़्यादातर वक्त उनके घर में हमारा गुजरता था और मैं भी छोटी सी चली जाती थी। और फिर दिलीप साहब के साथ मैंने जोगन में ऐसा काम किया था कि पूछो मत। वो सीन मेरे और दिलीप साहब के जो है मेरी ज़िंदगी का सबसे अनमोल ख़जाना है। और उसमें एक सीन में मैं उनके बालों को छूती हूँ और बालों को कहती हूँ, कुछ पता नहीं डायलॉग था क्या था, याद नहीं रहा। सन 50 की फिल्म है भाई, 1950 की, कि बाबूजी मोहल्ले के लड़के देखेंगे तो आपके बालों की नकल करने लगेंगे। तो वो कहते हैं आज तक मेरे बाल किसी ने नहीं छुए सिवाय बेबी तबस्सुम के। एक और सीक्रेट है आपकी वजह से हमें पता चला, और वो था ये कि कपूर जो हैं दे लव ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। और मुझे याद है कि कैसे हमने शम्मी कपूर साहब का वो शो देखा था जहाँ पर आपने उनसे कहा था कि यू नो ही शुड हैव मेंटेन्ड हिमसेल्फ। आप अपने आप को मेंटेन करते तो आप भी लगते, आप तो मतलब पिता का क्यों रोल कर रहे हैं। सायरा बानो के रेफरेंस में मैंने कहा था कि वो आपकी जंगली में हीरोइन थी और ज़मीर में आपने उनके पिता का रोल किया। तो उन्होंने ही कहा था काश सायरा की तरह मैं अपने आप को मेंटेन करता बेटा। लेकिन शम्मी जी मेरे साथ एक बड़ी नेकी कर गए, इतनी बड़ी नेकी कर गए कि ना पूछो। मुझे आज लोग कहते हैं कि आप 5 मीडियाज़ के अलावा आज इंटरनेट और यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम में हैं, तो ये आपको कैसे आइडिया आया? तो ये बीज डाल गए थे शम्मी कपूर उस वक्त जब कुछ भी नहीं था। आज जो एक बहुत शानदार दरख्त बन गया है, उस वक्त एक छोटा सा पौधा था, किला था। उन्होंने ये शौक़ मुझे डाला और उसके बाद ऑफ कोर्स मेरे बेटे ने और मेरी ग्रैंड डॉटर ने, खुशी ने कहा कि दादी जी आप अगर अब रिटायर हो जाओगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा, आप कंटिन्यू करो इसे और एक मिसाल बनो कि एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट से लेके एज ए ग्रैंड मदर तक आप करती रहिए काम। क्या बात है। मनोज कुमार साहब की कहानी कि वो मटन की एक रेसिपी, हाय हाय सुपारी डालो तो ऐसा गलता है और इतनी लज्जत देता है कि पूछो मत। राजेश खन्ना साहब के साथ आई हैव नॉट येट सीन द इंटरव्यू ऑफ यू एंड राजेश खन्ना साहब। हुआ था कभी? हुआ था। उस इंटरव्यू को मैं ऑफ कोर्स अब जाकर देखूंगी, लेकिन आज जब आप उनको याद करती है तो उनके इस इंटरव्यू में आपको कौन सा किस्सा याद आता है? राजेश भैया पहली चीज़ तो ये मेरे पड़ोसी थे। उन्होंने जो बंगला लिया था पहले वो राजेंद्र कुमार का था, बाद में फिर उन्होंने ले लिया था। तो हमारे पड़ोसी थे और जाहिर है कार्टर रोड का एरिया, बांद्रा, मैं 29th रोड पे रहती थी और वो कार्टर रोड पे रहते थे। तो वो आते थे, हमें पिकअप करते थे। नौशाद साहब, खन्ना साहब और भी 2-3 लोग थे, वो मुझे याद नहीं आ रहे हैं। तो 29th रोड से हम लोग वॉक करते हुए जाते थे। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, SD बर्मन वॉक करते थे हमारे साथ और RD बर्मन हमारे साथ वॉक करते थे। और दादा इतना फास्ट चलते थे कि मुझे और RD को भागना पड़ता था और वो चलते थे और चलते चलते हवाखोरी करते थे। हब हब हवाखोरी कर रहा हूँ, हवा खा रहा हूँ तुम लोग आए हो, हवाखोरी तो करो। तो मॉर्निंग वॉक्स पे जब हम जाते थे, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, आज भी ये सिलसिला कहते हैं कि जारी है, वहाँ पे जूहू पे लोग करते हैं वॉकिंग, लेकिन हम तो बस बांद्रा 29th रोड से लेके, मैं 29th रोड पे रहती थी और दादा रहते थे 24th रोड पे, उनका बंगला था SD बर्मन का, द जेट। और मैं जहाँ रहती हूँ, मतलब 60 साल से हूँ, वो घर मेरा इतना प्यारा है कि पूछो नहीं। उसका नाम है पेटफीना, 29th रोड पे है। और नौशाद साहब आशियाना में रहते थे, कार्टर रोड पे, सब एक साथ जमा होते थे। जो बीत गए हैं वो ज़माने नहीं आते, एक शेर याद आ रहा है बस। जो बीत गए हैं वो ज़माने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। मेरा ख्याल है अब बस कर। रेडियो नशा।